अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आई होप यू आर फाइन। अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत के साथ सलामती के साथ रखे। इसके बाद बच्चों, हम आज का लेसन जो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 का, एड्स के हवाले से वो आज पढ़ने जा रहे हैं। तो एड्स बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो इससे पहले हम कुछ टर्म्स को स्टडी करना चाहेंगे। सबसे पहले बी लिम्फोसाइट्स, बी बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये भी सेल्स होते हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स में आते हैं। एंड दे वर्क फॉर द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए वर्क करते हैं। और इम्यून सिस्टम क्या होता है कि जब हम इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करते हैं जिस सिस्टम के थ्रू, और होता क्या है, जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो उनसे फाइट करती हैं और उनको जो है उनके वर्क को ख़त्म करती हैं, बैक्टीरिया और वायरस के। HIV बेसिकली एक वायरस है जो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। और ये वायरस जो है बी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है, ठीक है। बेसिकली जितने भी वायरस होते हैं ये RNA के फॉर्म में होते हैं और ये मेम्ब्रेन इनके गिर्द कवर्ड होती है। और जब ये RNA की फॉर्म में आते हैं तो RNA में सलाहियत होती है कि ये DNA के ऊपर मर्ज कर सकते हैं और इस तरह से ये DNA को ख़राब करते हैं। जब DNA को ख़राब करेंगे तो फिर DNA जितनी भी आगे इंफॉर्मेशन है सेल के हवाले से जो प्रोटीन बनाने की, वो उसको ख़राब करेगा और इस तरह से जो है डेफिशिएंसी बीमारी पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है ये भी बेसिकली अटैक करता है डायरेक्टली बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर और इस तरह से उनको वीक करता करता बिल्कुल जो है वो ख़राब कर देता है। और फिर इस तरह से इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और जिसको HIV वायरस अटैक करेगा जिसकी बॉडी में, वो फिर अपना इम्यून सिस्टम खो देगा और उसको कोई भी बीमारी ईज़िली उसको कैप्चर कर लेगी, पकड़ लेगी। और इस तरह वो शख्स जो है वो मौत का शिकार हो सकता है। इसके बाद बच्चों सीमन का एक वर्ड आएगा आपकी बुक टॉपिक में। तो सीमन बेसिकली वो मटेरियल है जिसमें स्पर्म्स होते हैं जो कि मेल सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है। फ्लूइड की फॉर्म में होते हैं जिसमें तकरीबन 10% स्पर्म्स होते हैं और 90% दूसरा फ्लूइड होता है। तो लेट अस सी द टॉपिक। लेकिन बेटा टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीमारियां जितनी भी नई नई आ रही हैं इसके बारे में हदीस में हमें बताया गया कि जब भी माशरे में बेहयाई होगी और हया को ख़त्म किया जाएगा, फहाशी को फैलाया जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला उसके बदले में उसकी सज़ा के तौर पे या एक तंबीह के तौर पे अल्लाह ताला ऐसी ऐसी बीमारियों को पैदा करेंगे जिसका जिसका कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। तो एड्स की बीमारी जो है ये 1980s में आई है दुनिया में और इसकी जो वजह बताई जा रही है और साइंस भी इस बात को मान रही है, ठीक है। तो साइंस माने, साइंस ज़ाहिर है बच्चों, साइंस तो फैक्ट्स को देखती है और फैक्ट्स हमारा यकीन है, ईमान है कि सारे के सारे जो हमें कुरान और हदीस में बताए गए हैं वो सच्चे हैं, हकीकी हैं। तो साइंस भी ज़ाहिर है उनको स्टडी करती है और ये वेरिफिकेशन जो होती है ये साइंस की अपनी रिसर्च के लिए होती है। अदरवाइज़ हमें अल्लाह के नबी की बताई बातों में वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने हम तक जो पहुँचाया है वो सच पहुँचाया है। तो मैं आपसे एड्स की बात कर रहा था। 1980s में ये बीमारी जो है वो हम जिन्स परस्ती की वजह से, जो कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम में ये बीमारी पैदा हुई थी फर्स्ट टाइम दुनिया के अंदर। और फिर अल्लाह ताला ने उनको बड़े ही जो है सख्त अजाब में उनको पकड़ा था। तो ये इस बीमारी इसी जो कौम इसी फेल की वजह से, इसी काम की वजह से जो है ये बीमारी दुनिया में आज भी आना शुरू हुई है। और फिर इसके बदले में क्या होता है कि जिसको एड्स हो गया, जो उसका सेक्स पार्टनर होगा यानी हस्बैंड के लिए वाइफ और इस तरह से और भी अगर, तो क्या होगा कि उसको भी बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बड़ी अजीब चीज़ है जो पैदा हुई है इसी 1980s के अंदर। इसको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस बीमारी को पैदा हुए। बहरहाल बच्चों, हम इस पर टॉपिक पे आते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर डिफाइंड एज अ डिजीज़ दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं वो डिजीज़ हैं जो सेक्सुअल एक्ट के बाद किसी ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छा, आपको इसके हवाले से और बताऊँ, मैं इस पर रिसर्च हुई है एड्स के ऊपर। तो मंकीज़ के अंदर भी इस वायरस को डाला गया लेकिन उनके अंदर ये इस बीमारी ने वो असर नहीं दिखाया जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, ठीक है। तो देखें बच्चों, यहाँ से वो बात जो मैं आपसे पहले करता आ रहा हूँ कि अहादीस में जो बात आती है कि इंसान पर, चूँकि देखें मंकीज़ तो ये अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते क्योंकि उनको अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया किसी काम का, ठीक है। तो ये इंसानों के ऊपर ही ये बीमारी आई है। बहरहाल, द मोस्ट सीरियस एंड चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वर्ल्ड टुडे इज़ एड्स, ठीक है। इस वक्त भी दुनिया में एड्स का मसला काफ़ी संगीन है और ज़ाहिर है जब ये फैलती है तो इसका इलाज इंतहाई
नामुमकिन होता है तकरीबन, ठीक है। इसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन कम्प्लीटली इसका इलाज नहीं किया जा रहा अभी भी, हालांकि इसकी वैक्सीन बन चुकी हुई है। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये एड्स की एब्रीविएशन है। और सिंड्रोम का मतलब होता है कि कई जो बीमारियां इंसान को या किसी ऑर्गेनिज्म को एक साथ होने लग जाएं, ठीक है। तो इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से, इम्यून सिस्टम के ना होने की वजह से, कोई भी इन्वेडेड बैक्टीरिया या वायरस जब किसी की बॉडी में जाएगा किसी ऑर्गेनिज्म की, तो वो उसको जो है कई कई बीमारियां एक साथ ही होने लग जाएंगी, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको बना में रखे ऐसी बीमारियों से। तो बच्चों इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमें इस्लाम ने जो सफाई के सुथराई के जो असूल बताए हैं हम उसको उस पर अमल करते रहें, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम जो है वो कभी भी, यानी एक इंसान जो है सही काम कर रहा है और उसका रिज़ल्ट बुरा निकले, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक इंसान अच्छी नीयत के साथ अच्छा काम कर रहा है और वो बुराई से बच रहा है, तो अल्लाह ताला भी उसके साथ ऐसा बुरा होने से उसको बचा के रखते हैं। और वबाई मर्ज़ के बारे में आता है कि अगर वबाई मर्ज़ से एक इंसान ईमान की हालत में उसका शिकार होकर मर भी जाता है तो उसके लिए शहादत का दर्जा अल्लाह के यहाँ, यानी अल्लाह ताला उसकी इस मौत को ज़ाया नहीं होने देंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें सबसे ज़्यादा जो है अल्लाह से रहनुमाई की, अल्लाह से हिदायत मांगने की ज़रूरत है। द वायरस डिस्ट्रॉयज़ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, मैंने आपसे शुरू में बात की कि इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जिसको HIV कहते हैं। और ये वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस हमारे अंदर नेचुरली होती है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, वो ख़त्म हो जाती है। इट्स अ फैटल डिजीज़, ठीक है, जानलेवा बीमारी है। इट्स प्रेस टू ट्रांसफर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड एंड सीमेंट। हाँ, ये बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा पेशेंट जो है किसी को ब्लड देगा या किसी से सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा किसी से, तो उसमें ये बीमारी ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। दस द मेन कॉजेज आर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स और ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। अब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में अल्लाह ताला के अहकामात मौजूद हैं कि कहाँ कहाँ और किस तरीके का, तो सारा कुछ अल्लाह ताला ने हमें बताया हुआ है। हमें जो है उस पर अमल करने की ज़रूरत है और बेहयाई से बचने की ज़रूरत है। इसी तरह से नीडल्स, अब ये बड़ा इस पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी ये बात बहुत काबू में आ चुकी है। पहले इस पर अवेयरनेस बहुत कम थी कि नीडल्स को जो है प्रॉपरली जो है उनको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता था इंजेक्शन लगाने के बाद। तो अब ये काम हर जगह आप देखते होंगे, आप भी देखते होंगे, इसको ऑब्जर्व करते होंगे, ये होने लग गया है। इंजेक्शन लगाने के बाद नीडल को फौरी तौर पर जो है वो डिस्पोज कर दिया जाता है अच्छे तरीके से। इसी तरह से ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है, ये भी आप जानते हैं, ब्लड अगर आपने किसी को देना है या किसी से लेना है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ उसकी अच्छे तरीके से जो है उसकी चेकिंग होती है और ब्लड, उसके बाद वो ब्लड जो है वो किसी दूसरे को दिया जाता है। इसके बाद जो ये नीचे इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस लिखी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो UN की जो एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक 70 से 80,000 पर्सनस हैं, अडल्ट पर्सन जो कि इससे इन्फेक्टेड हैं। तो अगरचे ये परसेंटेज बहुत कम है लेकिन ये तादाद बहुत ज़्यादा है फिर भी। तो इस हवाले से जो है, इस हवाले से इसको समझने की और इससे बचने की ज़रूरत है। इसके बाद बच्चों हम टॉपिक पढ़ेंगे लास्ट के नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP जिसको कहा जाता है, और इस तरह से NGOs जो हैं इनका क्या रोल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में जैसे मैंने आपसे कहा कि 1980s में बीमारी दुनिया में आई थी और बड़ी ख़तरनाक बीमारी के तौर पर सामने आई थी। इसीलिए शुरू ही में 1987 में ही जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है इन्होंने ये इदारा बनाया NACP के नाम से। और इस इदारे का मेन पर्पज़ जो है वो यही था कि लोगों को अवेयर करना कि HIV जो है वो किस तरह से हो सकता है और उससे किस तरह से बचा जा सकता है। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बहुत कम लोग इसके हवाले से इन्फेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की ज़रूरत हमेशा मौजूद रहती है। इसके हवाले से कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ जो इकदाम हैं जो हमारे इस इदारे ने किए, उसमें चेंज द पब्लिक एटीट्यूड फॉर सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को महफूज रखना, उसके हवाले से जो तरीक़ाकार सही होता है उसको यूज़ करना, इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा अवेयर किया गया। फिर इस तरह से जो है क्रिएट डिमांड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ HIV एंड एड्स, इसके बारे में मालूमात और बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो प्रोवाइड की गई। और इसमें इस तरह से इम्प्रूव एटीट्यूड एंड बिहेवियर अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स। तो ये सारे के सारे जो इकदाम हैं ये प्रिंट मीडिया के थ्रू पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस पर इकदाम किए गए और लोगों को बहुत हद तक इसमें अवेयर कर दिया गया। और अब भी बहुत सारे लोग इस डिज़ीज़ के हवाले से जनरल इन्फॉर्मेशन वो जानते हैं।
तो इस तरह से बच्चों ये बहरहाल बात जैसे मैंने आपसे शुरू में की कि बीमारी से बचने के लिए जो इकदाम हैं उसको हम फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से अच्छी उम्मीद है कि हम उससे बचे रहेंगे। आज का होमवर्क है आप लोगों ने STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती हैं इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है, फिर HIV क्या होता है और कैसे फैलता है ये क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने NECP जो इदारा बनाया है उसके थ्रू एड्स कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं और किस पर अवेयरनेस दी है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन STD का आंसर ये मैंने पेज नंबर 89 पर आपके सामने हाईलाइट कर दिया है, फर्स्ट लाइन में है। इसके बाद थर्ड लाइन से एड्स के हवाले से HIV वायरस और इसके हवाले से कि ये किस तरह से फैलता है इसके बारे में बताया गया है, ये भी आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा। और थर्ड क्वेश्चन कि कौन से जो ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज़ जो की गई हैं NACP की तरफ से हमें एड्स से ओवरऑल पब्लिक को बचाने के लिए और उसके हवाले से अवेयर करने के लिए, तो ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दी हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगले लेसन में इंशाल्लाह हम इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।